नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम नई कविता के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने इन कवियों में कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय का परिचय पढ़ा था। आज हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इनके बारे में पढ़ेंगे और केदारनाथ सिंह के बारे में। तो ये नई कविता के कवि हैं और 1927 की इनका जन्म हुआ। इनकी जो कविता यात्रा है उसमें कई मोड़ आए हैं। आरंभ में उन पर नई कविता की व्यक्तिवादी धारा का प्रभाव था, बाद में वे प्रगतिशील काव्य धारा की ओर झुके। सर्वेश्वर की कविताओं में एक प्रकार की निजता और आत्मीयता हमेशा रही है। वे सामाजिक जागरूकता के कवि हैं और सामाजिक यथार्थ के विभिन्न पक्षों को अपनी कविताओं का विषय वे बनाते हैं, परंतु संवेदना और विचार दोनों दृष्टियों से उनकी कविताओं में वह गहराई नहीं पाई है जो हम रघुवीर सहाय की कविताओं में पाते हैं। तो सर्वेश्वर की कविताएं अधिक सरल और संप्रेषणीय हैं, परंतु ये सरलता कई बार सपाटता में भी बदल जाती है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ था, उनके कवि हैं। उनकी विभिन्न रचनाओं का पहला संग्रह काठ की घंटियां जो 1959 में प्रकाशित हुआ था, और प्रमुख काव्य संग्रह हैं इनके अतिरिक्त गर्म हवाएं जो 1969 में प्रकाशित हुआ और जंगल का दर्द 1976 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद अगले जो कवि हैं वो है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह, इनका जन्म 1932 में हुआ और ये तीसरा सप्तक के कवि हैं। तीसरा सप्तक के अतिरिक्त इनकी जो कविताएं हैं बिल्कुल अभी संग्रह में संकलित हैं जो 1960 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद 20 साल बाद जमीन पक रही है 1980 में प्रकाशित हुआ। केदारनाथ सिंह का जो काव्य है वो संसार में जो भारतीय समाज है उसके प्रति गहरी संवेदनात्मक उन्मुखता या लगाव प्रमाणित करने वाला संसार उनकी रचनाओं में प्रकाशित हुआ है। तो केदारनाथ सिंह भी उन कवियों में हैं जिन पर नई कविता की नकारात्मक प्रकृतियों का प्रभाव लगभग न के बराबर रहा है। यही कारण है कि केदारनाथ सिंह आज भी उतने ही सक्रिय, सृजनशील और सार्थक नजर आते हैं। केदारनाथ सिंह की जो काव्य यात्रा है धीरे धीरे नई कविता की व्यक्तिवादी धारा से मुक्त होती हुई जनपक्षीय प्रगतिशील धारा की ओर बढ़ती रही है और बिंबों को काव्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये मानते रहे हैं। काव्य भाषा की दृष्टि से भी उनकी कविता में ताजगी, सरलता, पारदर्शिता और सृजनात्मकता के दर्शन होते हैं। तो उनका जो नवीनतम काव्य संग्रह है वो है यहाँ से देखो और अकाल में सारस। अगले जो कवि हैं वो है श्रीकांत वर्मा। इनका जन्म 1921 में हुआ और मृत्यु 1986 में हुई थी और इनका पहला काव्य संग्रह है भटका मेघ जो 1957 में प्रकाशित हुआ, जिसमें कवि का धरती और मनुष्य के प्रति लगाव व्यक्त हुआ है। लेकिन बाद के जो संग्रह हैं उनमें इनकी व्यक्तिवादी प्रवृत्ति प्रबल होती गई। मध्यम वर्ग की जो आत्मबद्धता है, निराशा, विफलता, पराजय और अपराध बोध, उनके भावों को श्रीकांत वर्मा ने अपनी कविताओं में अत्यंत तीखेपन से व्यक्त किया है। तो श्रीकांत वर्मा के काव्य में सपाट बयानी की प्रमुखता है जो नई कविता के बाद के काव्य की प्रमुख विशेषता है। भटका मेघ के अलावा इनके जो प्रमुख काव्य संग्रह है उसमें है दिनारंभ 1967 में प्रकाशित हुआ, माया दर्पण वो भी 1967 में प्रकाशित हुआ, फिर जलसागर 1973 में और मगध गरुड़ किसने देखा ये 1987 में प्रकाशित हुए थे। तो इस प्रकार स्वातंत्र्योत्तर हिंदी काव्य की ये दो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, एक प्रयोगवाद और नई कविता। प्रगतिवाद के बाद उभरी इन काव्य प्रवृत्तियों का संबंध तत्कालीन परिस्थितियों से है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मध्यम वर्ग में उभरी आकांक्षाओं, आशाओं और निराशाओं की अभिव्यक्ति ही इन काव्य प्रवृत्तियों में दोनों काव्य धाराओं पर व्यक्तिवादी अंतर्मुखी काव्य प्रवृत्तियों का प्रभाव अधिक है। लेकिन इन धाराओं में ऐसे
कवि भी सक्रिय रहे हैं जिन पर न केवल व्यक्तिवादी विचारधाराओं का प्रभाव था बल्कि इनका दृढ़तापूर्वक विरोध भी इन्होंने किया। तो इनमें प्रमुख हैं शमशेर बहादुर सिंह और मुक्तिबोध। तो प्रयोगवाद का आरंभ प्रतीक 1947 में जो प्रकाशित हुआ था उससे, और नई कविता का आरंभ नई कविता 1954 में पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। तो प्रयोगवाद में विषय वस्तु की अपेक्षा कविता के कला पक्ष पर विशेष बल दिया गया। किसी विचारधारा विशेष के प्रति पक्षधरता को अनावश्यक माना गया और व्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को भी स्वीकार किया गया। तो प्रयोगवादी कवि का कविता संसार यद्यपि मध्यम वर्ग के जीवन के जो अनुभव हैं वहाँ तक सीमित था, लेकिन उसने अपने सीमित अनुभवों को संवेदनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। तो प्रकृति के प्रति भी उसमें गहरा लगाव था, नारी के प्रति उसकी दृष्टि वास्तविक थी या हम कह सकते हैं कि यथार्थपरक थी। प्रयोगवाद है उसने भाषा में बोलचाल को और छंद मुक्तता पर बल दिया था। तो उसका आग्रह बिंबात्मकता की ओर अधिक था। तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक अज्ञेय को माना जाता है। गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, शमशेर बहादुर, मुक्तिबोध, नरेश मेहता, ये सब प्रयोगवादी कवि हैं। और नई कविता प्रयोगवाद का विकास है और नए कवियों ने काव्य को प्रयोग का विषय नहीं माना, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता वाद विशेष का विरोध नई कविता की भी विशेषता रहा है। तो ये अवश्य है कि नई कविता में प्रगतिशील धारा का भी प्रभाव रहा है और कई कवियों पर व्यक्तिवाद का प्रभाव रहा है। नई कविता पर शीत युद्धीय विचारधाराओं का भी विशेष असर था। इसी कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता, जनता को भीड़ समझना, मानव की लघुता को महिमा मंडित करना, व्यक्तिक अनुभूति को प्रामाणिक मानना, इतिहास और परंपरा के बजाय क्षण के बोध। तो नई कविता प्रयोगवाद का विकास है और नए कवियों ने काव्य को प्रयोग का विषय नहीं माना, परंतु व्यक्ति की स्वतंत्रता वाद विशेष का विरोध नई कविता की भी विशेषता रहा है। यह अवश्य है कि नई कविता में प्रगतिशील धारा का भी प्रभाव रहा और कई कवियों पर व्यक्तिवाद का प्रभाव रहा। नई कविता पर शीत युद्ध की जो विचारधाराएं हैं उनका भी असर रहा था। तो इसी कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता, जनता को भीड़ समझना, मानव की लघुता को महिमा मंडित करना, व्यक्तिगत अनुभूति को ही प्रामाणिक मानना, इतिहास और परंपरा के बजाय क्षण के बोध को ही सार्थक समझना नई कविता की खास पहचान है। नई कविता पर अस्तित्ववाद और आधुनिकतावाद का भी असर रहा। शिल्प की दृष्टि से नई कविता में बोलचाल की भाषा, बिंबात्मकता, पौराणिक प्रतीकों का प्रयोग, अर्थ की लय आदि का विशेष आग्रह है। नई कविता में यद्यपि अनास्था, निराशा, विफलता, कुंठा, टूटन जैसी भावों की प्रधानता रही है, परंतु यह हमारे सामाजिक यथार्थ की ही मध्यम वर्गीय अभिव्यक्तियां थी। मुक्तिबोध जैसे कवि कम थे जिन्होंने इन मध्यम वर्गीय भावनाओं पर आत्मसंघर्ष द्वारा विजय प्राप्त की। तो नई कविता ने कई प्रमुख कवि और काव्य पुस्तकें दी, जैसे अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह, गजानन माधव, मुक्तिबोध। इनके अलावा धर्मवीर भारती, लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, दुष्यंत कुमार, श्रीकांत वर्मा, हरिनारायण व्यास आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। तो इस इकाई को पढ़ने के बाद आप प्रयोगवाद और नई कविता की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों और शिल्पगत विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हैं। एक हमने इस क्लास में जब ये प्रयोगवाद और प्रगतिवाद और नई कविता के बारे में पढ़ा था तब एक शब्द आए थे कुछ कि एक कलावाद। तो कलावाद से क्या तात्पर्य है कि कला के लिए का सिद्धांत, अर्थात जो कलाकार यह मानता हो कि कला की रचना का अन्य कोई बाह्य उद्देश्य नहीं होता है, तो उसको कलावाद कहा जाता है। उसी प्रकार मानव मूल्य क्या होते हैं? तो मानव मूल्य उन नैतिक मूल्यों को कह सकते हैं जो मनुष्य के लिए आदर्श रूप में स्वीकार किए जाते हैं। उसी प्रकार व्यक्तिवाद
तो एक ऐसा सिद्धांत जो प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्यों और विश्वासों में पूर्ण स्वतंत्रता देने का समर्थन करता है। तो व्यक्तिवाद व्यक्ति के जीवन में राज्य और समाज के हस्तक्षेप का विरोधी होता है। फिर है प्रकृतवाद। तो प्रकृतवाद क्या होता है? कला और साहित्य का यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसका मानना है कि लोगों को और वस्तुओं को ठीक उसी रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिस रूप में वे वास्तव में हैं, ना कि एक आदर्श रूप में या अप्राकृत रूप में। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था रोला और घनाक्षरी। तो रोला और घनाक्षरी ये क्या है? ये छंद के प्रकार हैं। और लाक्षणिक वक्रता ये शब्द आया था। तो शब्द के सामान्य अर्थ से भिन्न अर्थ से उत्पन्न जो वक्रता है जिसके कारण काव्य में विशेष अर्थ व्यक्त होता है वो लाक्षणिक वक्रता कहलाती है। अतिग्रंथित, अंतग्रंथित। अंतग्रंथित कहते हैं जो गुंथा हुआ हो। ठीक है। फिर है स्पृहणीय। स्पृहणीय कहते हैं जिसकी इच्छा की जाए। और आधुनिकतावाद। तो आधुनिकतावाद से संबंधित सिद्धांत या जो पूंजीवादी विकास से पूर्व के विचारों और मान्यताओं से भिन्न हो तथा आधुनिक जीवन से उत्पन्न हुए हो उन्हें आधुनिकतावाद कहा जाता है। उसके बाद था अस्तित्ववाद। तो अस्तित्ववाद किसे कहते हैं? यूरोप में उत्पन्न एक आधुनिक दार्शनिक मत जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि मनुष्य के अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और प्रत्येक अपने कार्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। ठीक है। फिर था नियतिवाद। तो एक ऐसा दार्शनिक मत है ये जिसके अनुसार व्यक्ति अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र नहीं है, उसके कार्य बाह्य स्थितियों से निर्धारित होते हैं। उसी प्रकार आंतरिक अन्विति। तो आंतरिक अन्विति कहते हैं आंतरिक संबद्धता को। तो इसका तात्पर्य है कविता में या शब्दार्थ की आंतरिक अन्विति का अर्थ है शब्द और अर्थ की ऐसी संबद्धता जो स्वाभाविक लगे। और अगला है अर्थखंडों का क्रमिक, ग्रंथित, आवर्तन और प्रत्यावर्तन। तो ये क्या होता है? तो कविता में प्रयुक्त शब्दों से जो अर्थ व्यक्त होते हैं उनमें क्रमबद्धता हो और उनमें आवर्तन के कारण अर्थ में लय उत्पन्न हो, वह आवर्तन और प्रत्यावर्तन कहलाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नवगीत और नवगीतकार। तो गीत किसे कहते हैं? पद्य काव्य की एक विधा है गीत। समसामयिक परिवर्तनों की दृष्टि से इसे चिरंतन विद्या की संज्ञा दी जा सकती है। तो मानव मन के संवेग, भाव या विचार परिवेश में नए नए रूप ग्रहण करते रहते हैं। इन संवेगों की अभिव्यक्ति के लिए मानव मन व्याकुल रहता है। जब तक इन्हें मुक्त कंठ से गा नहीं लेता उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। तो यह एक कटु सत्य भी है कि काल और परिवेश मानव मन के संवेगों को परिवर्तित करते रहते हैं। यही कारण है कि आधुनिक व्यक्ति के सुख दुख, राग विराग, ईर्ष्या, द्वेष आदि की संवेदना आदिम तत्कालीन मानव संवेदना की तरह प्रत्यक्ष, सीधी और आवेगात्मक नहीं है, क्योंकि उसमें बुद्धि या बौद्धिक युग की अनेक जटिलताएं भी समाई हुई है। तो इसीलिए आधुनिक संवेदना आदिकालीन मध्ययुगीन संवेदना, रोमानी गीतों की संवेदना की तरह एक लय में वेग से नहीं फूट चलती है, लेकिन वह एक विशिष्ट मानसिक परिवेश में अपने अनुकूल बिखरे हुए संवेगों से जुड़ती जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक संवेग दूसरे से संक्रांत होता है। ये संक्रांत संवेग एक आंतरिक एकता से अनुशासित होते हैं। वर्तमान में यह
सत्य भाव नई कविता और नवगीत दोनों में व्यक्त हो रहा है। इन संक्रांत संवेगों को रूपायित करने के लिए कवि को अनिवार्य रूप से बिंबों, प्रतीकों, लाक्षणिक योजनाओं, को प्रतिबद्ध करना पड़ता है। तो बिंबों और प्रतीकों के बिना संवेगों की संश्लिष्टता और सूक्ष्मता व्यंजित नहीं हो पाएगी। तो जहां मानव मन सौंदर्य, राग और सत्य के किसी पहलू को गहराई से स्पर्श करता है, वहां गीत की आधार भूमि होती है। तो यह हम कह सकते हैं कि हिंदी में गीतों का एक आकार स्वीकार कर लिया गया है। उस आकार से अधिक सामग्री अर्थात विषय वस्तु भरने का प्रयास किया जाता है। जितना संभव था उसमें उसको आकार दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप नया कवि गीतों को अच्छी दृष्टि से न देख करके उससे घृणा का भाव रखने लगा। तो उन गीतों को आज के लिए अनावश्यक स्वीकार किया जाने लगा। तो गीत की इन व्यावहारिक सीमाओं के कारण उसकी मौलिक शक्तियों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तो समसामयिक गीतकारों में प्रमुख हैं अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त, शंभुनाथ सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, केदारनाथ सिंह, रविंद्र भ्रमर, वीरेंद्र मिश्र, इन सब के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन सभी गीतकारों का अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व है, लेकिन इनके गीतों की एक सामान्य भूमि भी है। तो अनुभूति की सच्चाई, अनुभूति की अपनी अपनी विशिष्टता और नवीन सौंदर्य बोध, आकार लघुता, नवीन बिंब प्रतीक, उपमान योजना, इनकी सामान्य विशिष्टता है। तो इसलिए ये गीत प्रभाव की दृष्टि से अंतर्दीप्त दिखाई देते हैं। इन सभी गीतों में लोक जीवन का आनंद है, इस अर्थ में नहीं कि इन्होंने प्रचलित गीतों की तरह लोक भाषा से अपने गीतों, जैसे इनके गीत कौन से थे, जैसे दूध बताशा, पनघट, वंशीवट, चुनरिया, ओढ़निया आदि शब्दों को इन्होंने चुना। लेकिन इसलिए कि इन्होंने लोक जीवन की वस्तु योजना को पकड़ा, उसकी संवेदना को स्वीकार किया, तो ये गीत जिस भूमि पर उत्पन्न हुए उस भूमि को, रसगंध को अपने में समेटे हुए हैं। इसलिए इन गीतों में नागरिक, ग्रामीण, व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रेमोत्तर प्रकार की संवेदनाओं के भिन्न भिन्न स्वरूप कवियों के व्यक्तियों या व्यक्तित्वों और मानस संस्कारों से लक्षित दिखाई देते हैं। तो नवगीत के अंतर्गत प्रयोगवादी और नई कविता के अधिकांश कवि आ गए। नव कवि की प्रतिभा इसी में है कि वह इन्हें नव संदर्भों में जांच परख कर नवगीत की संरचना करे। नवगीत के प्रयोजन को रसानुभूति नहीं कहा जा सकता, अनुभूति को नकारा नहीं जा सकता, साधारणीकरण का रूप बदल गया। तो गीत विहीन जो जीवन है वो शुष्क और नीरस हो जाता है। गीत के भाव सीधे हृदय से आते हैं। महादेवी वर्मा ने भी कहा कि सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेषकर गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण को कर देना ही गीत है। साधारण गीत व्यक्तिगत सीमा में तीव्र और सुख दुखात्मक अनुभूति का ही वह शब्द रूप है जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके। तो सीधी सी बात है कि गीत का संबंध मानव के अंतःकरण से होता है, जो सुख दुख से प्रेरणा प्राप्त करके अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। तो छायावाद युग में ही नवगीत का बीजवपन हो चुका था। नवगीत आंदोलन नहीं अपितु विकास की एक परंपरा है। तो नवगीतकारों ने गीत को छायावादी गीत से बाहर निकाला और समष्टि के यथार्थ और परंपरागत सौंदर्य से निकालकर नए सौंदर्य में मंडित भी किया। ये तो था नवगीत। अब हम नव गीतकार के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा इसका परिचय दे दूं, कौन से गीतकार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन गीतकारों में हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, गोपाल सिंह नेपाली, नरेंद्र शर्मा,
नीरज, जानकी वल्लभ शास्त्री और सोम ठाकुर आदि प्रमुख हैं। तो आज की क्लास में हमने नई कविता के जो कवि हैं केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और श्रीकांत वर्मा